अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में वाटर के बारे में कुछ पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम वाटर के कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और उस पोलरिटी की वजह से वाटर की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं मिक्सचर के अंदर जो क्या करता है, चीज़ों को डिज़ोल्व करता है। एक तो डिज़ोल्व करता है और उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ये हो गई जनरल सॉल्वेंट की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अच्छा, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? भाई हमारे पास सॉल्वेंट और भी कंपाउंड्स है, लाइक इथाइल अल्कोहल है, ईथर है, ये भी सारे सॉल्वेंट है, मगर उनकी जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि उनकी जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो वाटर से कम है। वाटर जो है वो बहुत एक वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को कहते हैं। उसके बाद क्या है, लाइक अगर हम पोलर सब्सटेंस की, अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पोलर सब्सटेंस को वाटर क्या करता है, डिसॉल्व करता है। पोलर सब्सटेंस का क्या मतलब होगा, जिनके ऊपर चार्ज होगा, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। ग्लूकोज क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। आपने देखा होगा जब हम ग्लूकोज को वाटर में डालते हैं तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो वाटर क्या करता है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करता है। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें या आयोनिक सब्सटेंस की बात करें, आयोनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो कि आयन से मिलके बने होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन साल्ट है, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अगर हम साल्ट को वाटर में डालते हैं तो साल्ट क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन पोलर सब्सटेंस की, वाटर क्या करता है, नॉन पोलर सब्सटेंस को भी कभी कभार डिसॉल्व करता है, पर मोस्टली वाटर किनको डिसॉल्व करता है, पोलर सब्सटेंस को। अच्छा, नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं लाइक लिपिड या ऑयल्स जो होते हैं, अगर आप उनको वाटर में डाल देंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो ऊपर क्या करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे, सरफेस, वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर पोलर है और वो लिपिड या आइस जो है वो नॉन पोलर है। इनके बीच में एक अट्रैक्शन पैदा नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, इसकी वजह से जो वाटर है उनको डिसॉल्व नहीं करता। अच्छा, इसकी जो है नॉन पोलरिटी की भी, नॉन पोलर सब्सटेंस जो है इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बता रहा हूँ कि लिपिड जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। लिपिड आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। वो किन चीज़ों से बनी होती है, लिपिड बाय लेयर से बनी होती है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, अगर हमारे सेल्स के ऊपर सराउंड लिपिड की लेयर नहीं होती, वाटर सॉल्युबल लेयर होती, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, जब बारिश हो रही होती है, तो हमारे ऊपर जब भी पानी पड़ता तो हम क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जो है सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो कौन से कंपाउंड से बनी होती है, नॉन पोलर सब्सटेंस से बनी होती है। तो ये नॉन पोलरिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम ड्यू टू पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिस्कस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक्चुअली बॉन्ड क्या है, बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एटम इज कॉल्ड बॉन्ड, हम उसको कहते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है या पैदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली बॉन्ड कहते हैं।
आप केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड होता है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा कि यानी ये मॉलिक्यूल के बिटवीन होगा, मॉलिक्यूल के बीच में होगा। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, कौन से मॉलिक्यूल के बीच में होगा ये? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं तो एक हाइड्रोजन एटम लाजमी होगा। उसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा उनके पास क्या होगा? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सारे पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं? एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। only these three element forms हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी जो सारे होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। हम यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो हम मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी लास्ट वीडियो में। वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेंट और एंगुलर होती है। वाटर के पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये थर्ड ऑक्सीजन हो गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास टू लोन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया यहाँ तक, सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल ये है। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल का जो ये हाइड्रोजन है, एक सेकंड हाइड्रोजन ये है, इनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस के ऊपर तब बनती है जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसके इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपना क्या कर रहा है? अपने पास अटैक कर रहा है। तो इसके पास क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो ये जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को। इसलिए क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होती है। किसके बीच में? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये एक फोर्स ऑफ क्या हो गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया। अच्छा, इसको हम कैसे शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को? डॉटेड लाइन से। ये क्या है? डॉटेड लाइन, यानी हम डॉट्स की फॉर्म में इसको शो करते हैं। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हम एक लाइन से शो करते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, उसको हम क्या करें? किस से शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। भाई 2 क्यों बना सकता है? ज्यादा भी बना सकता है। 2 इसलिए बना सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उनकी वजह से बन रही है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक ये वजह हो गई। और सेकंड वजह ये है कि हाइड्रोजन वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम है वो भी 2 है, तो इसलिए हो गई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो है, एक कोहेजन फोर्स है और एक एडिशन फोर्स है। कोहेजन फोर्स क्या है? कोहेजन फोर्स हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो क्या होती है? अट्रैक्शन होती है,
उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। अच्छा, ये क्यों होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो कोई फोर्स कोहेजन कोहेजन फोर्स होगा, अगर नहीं होगी तो कोहेजन फोर्स नहीं होगा। उसके बाद अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कोहेजन फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? वाटर क्या कहता है, फ्लो विदाउट ब्रेक इन फॉर्म ऑफ कॉलम। अच्छा, अगर वाटर क्या होगा, वाटर के बीच में कोहेजन फोर्स नहीं होगी तो वाटर जब फ्लो करेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो 1 बाय 1 फ्लो करेंगे, यानी इंडिविजुअली फ्लो करेंगे। पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल फ्लो करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। मगर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जॉइंटेड फॉर्म में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में फ्लो करते हैं। ये सारे सपोज करें आप वाटर का ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया, थर्ड वाटर का मॉलिक्यूल ये हो गया, ये एक कॉलम बना रहे हैं। तो वाटर जब भी फ्लो करता है एक कॉलम की फॉर्म में फ्लो करता है। किसकी वजह से कॉलम की फॉर्म में फ्लो करता है? कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सेकंड पॉइंट है एडिजन। एडिजन क्या है, एडिजन फोर्स क्या है, या एडहेसिव फोर्स क्या है? एडहेसिव फोर्स हम उसको कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सरफेसेस। वाटर मॉलिक्यूल और अदर सरफेसेस यानी अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, एडिसिव फोर्स कहेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये क्यों होती है? ये क्या करती है कि वाटर, जब आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो रूट से वाटर लेते हैं और लीव्स तक कैसे पहुंचाते हैं वाटर। ये इसमें किसका रोल होता है? कोहेजन फोर्स का भी रोल होता है और एडिजन फोर्स का भी क्या होता है, रोल होता है। अच्छा, तो एडिजन फोर्स वाटर की कहाँ पे हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है? हेल्प इन क्लिम्ब अप। वाटर जब ऊपर चढ़ता जाता है तो उसमें कौन सी फोर्स हेल्प करती है? एडिजन फोर्स। आप सपोज करें फॉर एग्जांपल ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, सही है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर और ये गिलास की सरफेस है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हमने क्या कहा, कोहेजन फोर्स। अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये जो गिलास है इसकी इनकी सरफेसेस में के बीच में जो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, एडिजन फोर्स कहेंगे। एडिजन फोर्स का अगर आप एग्जांपल जानना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो क्या है, जाइलम वॉल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एडहेसिव फोर्स होता है। तो ये कुछ चंद प्रॉपर्टीज हो गई वाटर की ड्यू टू पोलरिटी ऑफ वाटर। आप इसको नोट करें, हम आगे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो चंद प्रॉपर्टीज हमने वाटर की डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी वाटर की प्रॉपर्टीज हैं, लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट क्या है, एक हीट की अमाउंट है जो कि रिक्वायर होती है अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर थ्रू 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट एवरी हर सब्सटेंस के पास क्या होती है, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। वो कितनी होती है, अगर हम 1 ग्राम वाटर का लेते हैं तो हमें 1 कैलोरी हीट एनर्जी की रिक्वायर होगी जो कि वाटर का टेम्परेचर थ्रू 1 सेल्सियस बढ़ा सकेगी। तो ये क्या होगी, वाटर की 1 क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम को अगर हम जॉल्स में लिखते हैं तो जो 1 कैलोरी कितने जॉल्स के बराबर होता है, 4.2 जॉल्स के बराबर होता है या 4.18 जॉल्स के बराबर होता है। अच्छा, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, इसका बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।
इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि थर्मल स्टेबलाइजर, ये क्या करता है, थर्मल स्टेबलाइजर तौर पे एक्ट करता है वाटर। कैसे? इन्वायरमेंट में अगर सडन थर्मल चेंजेस आती है तो वो क्या करता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या करता है वाटर, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो क्या होगा, जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसलिए वाटर जो है इसकी अमाउंट, हीट कैपेसिटी की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो उस हीट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है या एनवायरनमेंट में आप गर्मियों के मौसम में देखते हैं कि एनवायरनमेंट की जो क्या टेम्परेचर होता है या हीट होती है वो बढ़ जाती है। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो अगर हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो डी नेचर हो जाएंगे। अगर एंजाइम डी नेचर हो गए तो हमारी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या वाटर की हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इन्वायरमेंट के अंदर जो सडन थर्मल चेंजेस आती है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। उसके बाद सेकंड है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इनटू वेपर फॉर्म। क्या वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वो अमाउंट हीट की जो कि रिक्वायर है। अगर हम लिक्विड से किसी भी सब्सटेंस को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इसकी क्या है वैल्यू, इसकी है 574 किलो कैलोरी पर केजी। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है। अच्छा, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों होती है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। अच्छा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी बॉडी के अंदर या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करती है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको बताया अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर क्या करेगा, या तो उस बॉडी के टेम्परेचर या उस हीट को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। उस हीट को वाटर स्टेबलाइज कैसे करता है भाई, उस हीट को वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी जब स्वेटिंग करती है तो जो उसके थ्रू जो स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है तो उस स्वेट के थ्रू हीट क्या करती है, वो भी निकलती है। तो ये क्या एक तो ये हीट ऐसे निकल गई, जब हम सांस लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कुछ वाटर वेपर्स भी बाहर निकलते हैं। जब गर्मी है तो वाटर वेपर्स जब बाहर निकलते हैं तो उस वाटर वेपर्स की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है। तो क्या हो गया कि वेपर्स की फॉर्म में हीट क्या होती है, निकल रही होती है। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हम कहते हैं क्या हो गया, कूलिंग इफेक्ट हो गया। एनिमल्स के अंदर क्या होती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कूलिंग इफेक्ट। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है भाई, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन आप 14 चैप्टर ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपायरेशन क्यों होती है भाई, ट्रांसपायरेशन क्यों होती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्या है, रोल्स हैं ट्रांसपायरेशन के, मगर ये कूलिंग इफेक्ट तौर पे भी काम करती है। उसके बाद अगर हम वाटर को वेपराइज करते हैं, हम एक अमाउंट लेते हैं वाटर की, 1000 ml वाटर का अगर हम लेते हैं, उसमें से 2 ml वाटर अगर एवापोरेट हो गया, वेपराइज हो गया, तो रिमेनिंग वाटर के ml कितने बचेंगे, वाटर के ml 998 ml बचेंगे। अच्छा, ये जो एवापोरेट हो गए 2, ये वाटर जो रिमेनिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना डिग्री डिक्रीज करेंगे, वो 1 सेल्सियस डिग्री डिक्रीज करेंगे। तो क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद है
आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू इट्स कंपोनेंट और इनटू इट्स आयंस। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। अच्छा, तो वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल एटम क्या मिलेगा? आयन मिलेगा। तो ये क्या होगी? आयनाइजेशन होगी। ये किस टेम्परेचर पर होती है? रूम टेम्परेचर। और क्या है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आयनाइजेशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि वाटर कन्वर्ट हो सकता है आयंस में और आयंस कन्वर्ट हो सकते हैं वाटर में हो सकते हैं। उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट, अगर हम हाइड्रोजन और या हाइड्रोक्सिल आयन का देखें तो आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट हाइड्रोजन का कितना या हाइड्रोक्सिल का कितना होता है? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये क्या किसका है? हाइड्रोजन आयन या OH आयन की बात करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अगर आप वाटर के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। ये क्या है? वाटर की हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अभी 2-3 और भी हैं, आप इसको नोट करें तो हम आगे 2-3 और डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जिसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस वाटर का टॉपिक जो होगा वो पूरा हो जाएगा। एम्फोटेरिक नेचर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हम किसको कहते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं या उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो बिहेव करते हैं एसिड, एक्ट एज एसिड एंड आल्सो एक्ट एज बेस, यानी कि एसिड तौर पे भी काम करते हैं और बेस तौर पे भी काम करते हैं। वाटर क्या है? वाटर भी एम्फोटेरिक नेचर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, वाटर अगर एसिड तौर पे बिहेव करेगा तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर की अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा और क्या मिलेगा? OH आयन मिलेगा। वाटर जब एसिड के तौर पे बिहेव करेगा तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। उसके बाद वाटर अगर क्या बेस के तौर पे बिहेव करेगा तो कौन सा आयन रिलीज करेगा? OH आयन रिलीज करेगा। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, एम्फोटेरिक नेचर इंपॉर्टेंट होती है बफर सिस्टम में। बफर क्या होता है? अब बफर, अब न्यू टर्म आ गया, ये मैं आपको बताता हूं कि बफर क्या है। भाई, बफर हम उन कंपाउंड्स या उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जो कि पीएच जो बॉडी की होती है उनको क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, चेंज करने नहीं देते। वो कंपाउंड जो पीएच को चेंज करने नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी की जो पीएच है वो कितनी है? 7.35 वगैरह इतनी है एवरेज वैल्यू। तो ये हम क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच है हमारी बॉडी के। हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट फूड्स खाते हैं, हम एसिड्स खाते हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं लाइक जिनके अंदर एसिड्स होते हैं। लाइक अगर हम लेमन की बात करें तो उसमें क्या होता है? नींबू के अंदर क्या होता है? एसिड होता है, वो भी हम खाते हैं। अगर हमने एसिड खा लिया तो हमारी बॉडी की जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम बेसिस की बात करें तो हम ऐसे भी फूड खा रहे होते हैं कि जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसिस भी होती है। अगर हमने बेसिस खा लिया तो भी हमारी बॉडी की पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर फिर भी हमें क्या होता है? हमें कुछ नहीं होता भाई। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पीएच की चेंज को प्रिवेंट करे, रोक दे, उसको चेंज नहीं होने दे। तो वो सिस्टम क्या है? वो बफर सिस्टम होता है जो कि हमारी ब्लड के अंदर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बफर सिस्टम कहते हैं। और वाटर जो है वो बफर के तौर पे भी काम करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वाटर के लिहाज से कि वाटर क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। भाई, वाटर हमारी बॉडी में कैसे प्रोटेक्शन करता है? अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन में हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैंने लिख दिया यहाँ पे,
ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन में फ्लूइड होता है। आपने देखा होगा कभी एक्सीडेंट हो जाता है या आप गिर जाते हैं तो ब्रेन आपका क्या करता है भाई, आपका ब्रेन जो होता है वो उसको डैमेज नहीं होता भाई, उसको डैमेज नहीं होता। आप कहेंगे तो हमारी ब्रेन के ऊपर स्कल है या एक बोनी स्ट्रक्चर है, वो प्रोटेक्ट करती है, वो भी प्रोटेक्ट करती है, मगर आपका जो अंदर ब्रेन है उसके अंदर जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है, वो भी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो शॉक एब्जॉर्बर तौर पे काम करता है। यानी कोई ऐसा कोई शॉक लग जाए तो हम क्या करते हैं, वो वाटर क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, हमारे जॉइंट्स लाइक ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इन साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसका क्या क्या काम होता है, हमारे क्या नी